हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मैं हूं हर्ष गुप्ता और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के पॉलिटी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू। अभी तक हम लोग 2013 से 2020 तक के जितने भी पॉलिटी के पीवाईक्यूज थे ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स हम लोग वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है वो रहेगा ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी adopted the parliamentary democracy based on the British model. How does our model differ from that model? तो यहाँ पे सिंपल वो यही पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। यस, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंग्लैंड के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एंड इसलिए वहां पे जो पार्लियामेंट है दैट इज अ सुप्रीम और सॉवरेन बॉडी। वेयर एज इन इंडिया वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया में वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है। ठीक है, तो ये वो चीज है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। सेकेंड, in India, the matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench of the Supreme Court. कि अगर मतलब गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, ओके, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, हमको ये चेक करना है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई भी अपना एक्ट लेके आएगी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं एंड फॉर दैट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगा ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, जिसके अंदर 5 जज मिनिमम होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ 5 जजेस, और वो यहाँ पे बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो यस, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 एंड 2। क्लियर? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब बोल सकते कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखने जाओ और क्या फर्क होगा बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मैं फटाफट में एक समरी में बताऊं। ब्रिटिश पार्लियामेंट और दूसरा यहाँ पे है इंडियन पार्लियामेंट। सबसे पहला यहाँ पे यह है कि पार्लियामेंट जो है इट इज नॉट सुप्रीम, जबकि यहां पे पार्लियामेंट जो है इट इज अ सुप्रीम बॉडी। क्लियर? दूसरा यहां पे यह आता है कि इन इंडियन पार्लियामेंट, ओके, कि प्राइम मिनिस्टर जो है इट कैन बी फ्रॉम एनी हाउस, आइदर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा, जबकि ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होता है इट ऑलवेज हैज टू कम फ्रॉम लोकसभा, मतलब बोल सकते हो कि हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? तीसरा फैक्ट देखने जाओ, यहां पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीएम शुड बी इलेक्टेड। जबकि यहां पे ब्रिटेन के अंदर होगा पीएम हैज टू बी इलेक्टेड, और वो इलेक्टेड कहां से होने चाहिए? फ्रॉम लोअर हाउस ओनली। क्लियर? देखो ये कुछ मतलब बेसिक पॉइंट्स है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? सी। ओके, चलो। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administration reform and promoting it. And statement number 2, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. ओके, सो मतलब 2021 में आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इतना शायद इन डेप्थ किसी को नहीं पता हो।
क्योंकि यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं 2021 में मैं अगर अटेम्प्ट दे रहा होता तो मैं शायद ये क्वेश्चन को छोड़ देता अगर मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है तो। बट चलिए देखते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आता है। सो अगर मैं बात करूँ एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी की, ये जो कमेटी थी, ओके, इट वाज बेसिकली फॉर्म उसके लिए हुआ था कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ओके, इन एनी पर्टिकुलर इन मिनिस्ट्रीज it has to be reduced, okay, so that coordination जो है यहाँ पे between different ministries that will increase, okay। ये गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो थी उनका ये सजेशन था और वो इस चीज के लिए बनी थी, नॉट फॉर बेसिकली डेजिग्नेटिंग द सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट नंबर 2 गलत, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है। एंड यस, एआरसी कमीशन 1966 के अंदर हमने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया था विच वाज डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज। ओके, तो जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो काइंडली आप ये चीज़ नोट डाउन कर देना अपने नोट्स में, ताकि अगर ये दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट नेक्स्ट टाइम रिपीट हो, क्लियर, तो यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सको। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, 2 ओनली। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है पिछले सारे, मतलब काफी 1 या 2 साल में आ चुका है ये। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आर्टिकल 21। क्लियर? डायरेक्ट फैक्चुअल बुक क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ये याद रखना। चलो, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituency। मतलब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा एक भी लॉ नहीं है कि जहाँ पे मतलब कोई किसी कैंडिडेट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें कि वो 3 या उससे ज़्यादा कंटेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे देखने जाओ, हमको ये पता है कि देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नाइनटीन 1951। और ये जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वो ये कहता है कि अ कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। राइट, तो यहाँ पे वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी था, वो अपने इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो बोला कि देयर इज नो लॉ, राइट, तो देखो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो देखो, बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेरा ऑप्शन ए निकल गया और मेरा ऑप्शन सी निकल गया। अब देखो बी और डी बचा है, उसमें भी आप देखोगे 2 जो है वो दोनों ऑप्शन में कॉमन है। तो कहना इसे 2 तो सही होगा, क्योंकि अब 2 देखो पर क्या है, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यह किसको पता होगा इतना? देखो ये चीज़ यूपीएससी भी जानता है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होती। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे हमारा कंसेप्ट चेक किया और कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने हमको यहाँ पे यही दिया कि भाई 2 तो सही है। अगर मैं अपना एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे ये स्टेटमेंट पढ़ के पैनिक कर देते हैं, यार इतना फैक्ट्स को पता होगा। ओके, एंड देखो स्टेटमेंट नंबर 3, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट in one Lok Sabha election from many constituency, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituency vacated by him in the event of winning in all the constituency। मतलब यहाँ पे वही है कि अगर मतलब कोई उम्मीदवार वो अगर 2 सीट से या 3 सीट से चुनाव लड़ता है, क्लियर, एंड अगर वो तीनों सीट से या दोनों सीट से इलेक्शन जीत जाता है, बट ऑब्वियस है कि अ कैंडिडेट कैन नॉट बी अ मेंबर फ्रॉम 2 सीट, तो उसको 1 सीट वैकेंट करनी होगी। तो जो ये सीट वैकेंट करेगा उस पर जो बाई इलेक्शन होगा वो खर्चा उस पर्टिकुलर पर्सन की पार्टी बेयर करेगी। ये यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या था, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या था। अब आप प्रैक्टिकली सोचो,
पार्टी क्यों बाई इलेक्शन का खर्चा करेगी? ओके, तो यहाँ पे जो बाई इलेक्शन का खर्चा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा ना यार, बहुत सिंपल सी चीज है ये। ओके, तो यहीं से पता चल गया कि स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत है। तो यस, मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली बी, 2 ओनली। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? बी, 2 ओनली। समझ आया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statements regarding India. The judicial custody means an accused in the custody of the concerned magistrate, and as such accused is locked up in the police station and not in jail. ओके, कि जो भी पर्सन जुडिशियल कस्टडी में है वो पुलिस लॉकअप में बंद होगा एंड नॉट इन प्रिजन और सेल्यूलर जेल। अब आप सोचो कि अगर उसका केस कोर्ट में गया तो वो पुलिस लॉकअप में थोड़ी होगा यार। ओके, तो यहीं से पता चल जाता है कि ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब भी अगर मतलब पुलिस अथॉरिटी किसी भी पर्सन को डिटेंड करती है तो विद इन 24 आवर्स, राइट, उस पर्सन की पेशी होगी इन द कोर्ट। एंड बाद में अगर कोर्ट फर्दर मतलब देता है, मतलब उनको बोलेगा कि आप इनको जुडिशियल कस्टडी में रखोगे, तो उनको आप प्रिजन में ट्रांसफर करते हो, आप पुलिस लॉकअप में उसको नहीं रख सकते। क्लियर? एंड देखो दूसरा, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. ओके, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इट इज बेसिकली अ सिक्योरिटी कंसर्न, कि अगर कोर्ट यहाँ पे मतलब उसको कस्टडी में रख रहा है तो कोर्ट को यहाँ पे ये देखना है कि अगर किसी भी पुलिस पर्सनल को, सस्पेक्ट को या कन्विक्ट को इंटरोगेट करना हो तो उनको पहले परमिशन लेनी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड होगा उसकी भी यहाँ पे एक सेफ्टी हो जाती है, और इसलिए ये लॉ है। इसका आंसर क्या पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आएगा? बी, 2 ओनली। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to India, okay, when a prisoner makes out a sufficient case, payroll cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पेरोल? ओके, सो अगर मैं पेरोल के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, पेरोल एंड फरलॉ। ओके, पेरोल का मतलब ये है कि अगर कोई कैदी जेल के अंदर है एंड उसके वहाँ अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कि सपोज किसी का डेथ है या ऐसा कुछ, क्लियर, या कोई शादी है, तो यहाँ पे मतलब वो पर्टिकुलर कैदी विद द परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रिजन अथॉरिटी, ओके, वो पेरोल पे बाहर जा सकता है। और देखो मैंने क्या बोला, वो बाहर जा सकता है, वो जाएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट अ लीगल राइट, वो राइट नहीं है, उनका अधिकार नहीं है कि हमको जाना ही पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये वो है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, एंड फरलॉ का मतलब ये होगा कि अगर सपोज किसी को उम्र कैद की सजा हुई है, किसी को 10 साल या 15 साल की जेल हुई है, क्लियर, एंड सपोज अगर वो पर्टिकुलर प्रिजनर का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल है, एंड वो पिछले 2 या 3 साल से जेल में है, क्लियर, तो कहना इसे कि वो एक कंटिन्यूस एक फिक्स रूटीन में है जेल के 1 साल से 2 साल से, तो ये जो रूटीन है ना उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को फरलॉ पे बाहर भेजते हैं, टू जस्ट टू ब्रेक दिस मोनोटोनस रूटीन ऑफ प्रिजन, राइट, एंड थोड़ा बहुत एक वो सोशल एक्टिविटी रखने के लिए, सोशलाइज रखने के लिए, कि ठीक है तुम जाके अपनी माँ से मिल के आ जाओ, ठीक है, या तुम जाके अपने बच्चों को मिल लो, क्लियर, ताकि क्या होगा कि वो एक उसका रूटीन यहाँ पे वो ब्रेक होगा। क्लियर? पेरोल जो है वो आपको मैक्सिमम 1 मंथ के लिए दी जाती है, जबकि फरलो आपको मैक्सिमम 14-15 डेज के लिए दिया जाता है। पेरोल में ये होगा कि आपकी जो आप मतलब जितने टाइम के लिए बाहर हो, तो वहाँ पे आपका टेम्पररी सस्पेंशन आ जाएगा ऑफ द पनिशमेंट, कि अगर आप 1 महीने के लिए बाहर हो तो 1 महीना आपको बाद में पीछे से आपका ऐड होगा, जबकि फरलो में वो उसको सस्पेंशन नहीं, वो उसमें काउंट हो जाता है। समझ आया? तो ये फ़र्क है पेरोल और फरलो के अंदर। तो यहाँ पे वो मतलब बात यही कर रहा है कि जो पेरोल जो है दैट इज़ अ राइट ऑफ अ प्रिजनर, नहीं वो राइट नहीं है। पेरोल या फरलो वो कोई राइट नहीं है, दैट इज टोटली डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी। क्लियर?
State government have their own prisoner release rule release on payroll rules. Yes, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पेरोल के जो रूल है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे. गुजरात का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, यूपी का रूल अलग होगा. क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट. तो आंसर क्या आएगा? बी, 2 ओनली. क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure the implementation of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006? अब देखो यार, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर तो मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए. शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. यहाँ पे आप पंचायती राज या एनवायरमेंट वो सब डालने मत बैठना. राइट? कई बार पता है क्या होता है, यूपीएससी में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, क्वेश्चन में उन्होंने आंसर दे दिए. क्लियर? चलो. A legislation which confers on the executive or administrative authority unguided and uncontrolled discretionary power. मतलब अनलिमिटेड पावर अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को मैं पावर देता हूं, अनलिमिटेड पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, राइट, देन इट वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स. ओके, कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव या राइट लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को अगर मैं एक अनलिमिटेड या अनकंट्रोल्ड पावर दे दूं, ओके, तो वो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल वायलेट करेगा? तो इसका आंसर देखने जाओ तो बहुत सिंपल है. इसका आंसर आएगा आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, वो उसके बारे में बात करेगा. इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. सो अगर मैं किसी को अनलिमिटेड पावर दूंगा फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो वो यहाँ पे इक्वलिटी को वायलेट करेगा. ये यहाँ पे एक किसी के ऊपर आ गया, राइट, जिसका आंसर सिंपल आएगा आर्टिकल 14. क्लियर? Which one of the following in the Indian polity is the essential feature that indicates the federal in character? फेडरल मतलब सेंटर एंड स्टेट. क्लियर? जब मैं सेंटर एंड स्टेट हो. सो अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे, देखो पहला, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड. ओके, लेट्स सी. यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. सबको सेंस ही नहीं बनता है. The Union Cabinet can have elected representatives from regional parties. तो यहाँ पे भी कोई सेंटर स्टेट नहीं आ रहा. The fundamental rights are enforceable by courts of law. कोई सेंस नहीं बनता. इसका आंसर आएगा ए. The independence of judiciary is safeguarded. क्लियर? कि सेंटर अलग, स्टेट अलग, सुप्रीम कोर्ट अलग, हाई कोर्ट अलग, राइट, तभी जाके वो फेडरल एक बैलेंस बनेगा. क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. With reference to Indian judiciary, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the CJI with the prior permission of the President. कि अगर कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है तो यहाँ पे CJI विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वो उस रिटायर्ड जज को वापस कुछ टाइम के लिए बुला सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट एज अ जज. तो यस, ये स्टेटमेंट सही है. ओके, कि हम CJI जो है वो विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट वो रिटायर्ड जज को वापस बुला सकता है कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी जज. बट हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन वो आएगी कि अपार्ट फ्रॉम द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट यू ऑल्सो हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द रिटायर्ड जज ऑल्सो. कि सर हम लोग आपको फिर से बुला रहे हैं तो आप क्या आना चाहोगे? आपको कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है ना उसमें आने की? क्लियर? बट लेकिन यस, ये चीज़ है. क्यों? क्योंकि सपोज अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा कभी बढ़ जाता है, राइट, या सीट्स बहुत ज़्यादा खाली पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे जज को वापस बुलाते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड. ओके, टू मेंटेन अ नॉर्मल बोल सकते हो कि बैलेंस इन द वर्क. सेकेंड, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू
its own judgment as the Supreme Court does. हाई कोर्ट के पास भी अपना एक रिव्यू है कि वो अपना जजमेंट रिव्यू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एज द सुप्रीम कोर्ट डज. द रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर डिफरेंट. सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यूइंग पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो सेम ही है. नहीं, वो सेम तो नहीं है, पावर है लेकिन वो सेम नहीं है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत. इसका आंसर क्या आएगा, ए, 1 ओनली. क्लियर. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. With reference to the India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. क्या पूछा गया, करेक्ट. तो यस, इन हमको पता है कि इंडिया में देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप ओनली, जबकि यूएस में देयर इज अ ड्यूअल सिटीजनशिप. तो हमारे वहाँ एक ही है. ये स्टेटमेंट सही है. अब देखो, अगर मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे को पता है, देखो यहाँ पे बी निकल गया और मेरा यहाँ पे डी निकल गया. क्लियर. तो बट ऑब्वियसली कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो तो गलत ही होगा. बट देखते क्या हुआ है, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट. नहीं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. फिर चाहे वो मतलब बाय बर्थ हो, बाय डिसेंट हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, या किसी भी चीज़ से बना हो. एंड थर्ड, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. नहीं, सिटीजनशिप दी है तो हम वापस ले भी सकते हैं. राइट. एंड देयर आर बेसिकली 3 वेज, रिनंसिएशन, डेप्रीवेशन एंड टर्मिनेशन. क्लियर. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, 1 ओनली. क्लियर हुआ फ्रेंड्स. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which one of the following factors right constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? राइट कि यहाँ पे लिबर्टी के ऊपर मतलब कौन सा सबसे बेस्ट है. पहला है कमिटेड जुडिशरी. नहीं, कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है कि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के फेवर के लिए ही काम करेगी, उसको हम कहते हैं कमिटेड जुडिशरी. ओके. इंडिया में देखना यार, इंडिया में याद रखना, इंडिया में वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नॉट कमिटेड. इंडिपेंडेंट मतलब विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, और कमिटेड में क्या होगा, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट. तो ये तो नहीं आएगा. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो मतलब वहाँ पे भी कहना है इसे कि वो एक लिमिटेड जो लिबरल जो लिबर्टी उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देगा. इलेक्टेड गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि अगर देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ जाती है, राइट, तो यस, तो वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक बोल सकते हो मिसयूज ऑफ पावर आ सकता है. क्लियर. तो यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं आएगा. बचा क्या, डी, सेपरेशन ऑफ पावर. यस. क्लियर कि लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, तो तुमको जो काम करना है वो करो, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते. आंसर क्या आएगा इसका, डी, सेपरेशन ऑफ पावर. चलो. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वायलेट्स क्या करेगा, राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो यहाँ पे कहना है इसे इकोनॉमिक जस्टिस वायलेट हो रहा है कि रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर, एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस की बात जो है वो बात की गई है इन डीपीएसपी. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द डीपीएसपी, राइट, नॉट राइट टू इक्वालिटी. क्लियर है. क्योंकि आपको लगेगा कि राइट टू इक्वलिटी आ ही सकता है. राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, अमीर हो या गरीब, एजुकेटेड हो या राइट या इलिटरेट हो, वो फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे वही चीज़ है, वो इसको वायलेट नहीं करेगा लेकिन वो इसको वायलेट करेगा, डीपीएसपी को. क्लियर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. हमको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था दैट वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, लेकिन उसको हमने रिमूव कर दिया था थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट, और इसको बाद में हमने ऐड किया था इन अंडर आर्टिकल 300A. सो राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट प्रायरली अंडर आर्टिकल 31, लेकिन हमने इस चीज़ को यहाँ से रिमूव किया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, और यहाँ पे इसको हमने ऐड किया है अंडर आर्टिकल
300A. So right to property is no more a constitutional right, it's no more a fundamental right, याद रखना. But it is a वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है. सो देखो पहला क्या है कि देखो यहाँ पे क्या, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट. नहीं, लीगल राइट तो है ही, फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए. लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नहीं, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज गिवन टू एनी पर्सन, मतलब इंक्लूडिंग सिटीजन एंड द फॉरेनर्स. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कि इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन अंडर आर्टिकल 300A. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What was the exact constitutional status of India on 26 Jan 1950? कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया तब उस टाइम पे क्या था. ओके, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नहीं. अ सॉवरेन सेक्युलर डेमो, देखो हमको पता है कि सेक्युलर और वर्ड सोशलिस्ट, ये जो दो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे. ओके, तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और तीसरा वर्ड यहाँ पे था इंटीग्रिटी. ओके, तो यहाँ पे सी और डी तो आएगा नहीं. देखो, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो यस इसका आंसर बी है. सो दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. क्लियर. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वंस अगेन ये क्वेश्चन पिछले मतलब देखो 2021 2013 से हमने चालू किया, 2013 से लेके 2021 तक ये क्वेश्चन अब 4th टाइम रिपीट हो रहा है. ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, तो मैंने आपको हर बार बताया वो राइट पीछे के वीडियोस में, इट मींस अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, सो दैट्स इट फॉर 2021. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.